नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि तेलंगाना में 119 सीटों पर मतदान जारी है। तेलंगाना में जमकर वोटिंग हो रही है और सुबह सुबह फिल्मी सितारे पहुंच रहे हैं, बूथ डाले जा रहे हैं। वोट आज शाम 5 बजे तक जारी होगा एग्जिट पोल। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहा है, जहां तेलंगाना के 119 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। सुबह सवेरे से ही तमाम सितारे और नेताएं जो है वो पहुंच रही है, वोटिंग डाल रही है। तेलंगाना में वोटिंग लगातार जारी है, तो सुबह सवेरे से तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। 119 सीटों पर मतदान हो रहा है, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिग्गज पहुंचकर पहले मतदान कर रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि 119 सीटों पर तेलंगाना में सीधा मुकाबला यहां पे नजर आ रहा है। कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि कई दिनों से कोशिश कर रही हैं कि तेलंगाना को साधा जाए। तो तेलंगाना में जमकर वोटिंग हो रही है, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सितारे पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए और सुबह सवेरे से लंबी कतार लगी हुई है। बता दें शाम को 5 बजे जारी होगा एग्जिट पोल। नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या जानकारी है? तेलंगाना में 119 सीटों पर वोटिंग हो रही है, क्या अपडेट अब तक मिल पाई है आपको? देखिए स्वीटी, बिल्कुल तेलंगाना में जो है 119 सीटों पे जो है वोटिंग है। 2300 उम्मीदवार उस पर उतारे गए हैं। बताया जा रहा है लगातार जिस तरीके से तमाम पार्टियां जो है इन वोटरों को लुभाने के लिए जो है प्रचार कर रहे थे। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तेलंगाना में सरकार है, इस सरकार को जो है तोड़ भगाने का कार्य करना है, भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है। लेकिन बात की जाए जो वोटर्स हैं, जिन्होंने आज दिग्गज वोटरों ने जो वोट डाली, उसमें असुद्दीन ओवैसी, जे किशन रेड्डी, खुद वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, खुद तमाम जो फिल्म सितारे हैं उन्होंने जो है वोटिंग कर दी है। लेकिन उससे बता दें कि 119 सीटों पे जो है आज 2300 उम्मीदवार उतारे गए हैं। उन 2300 उम्मीदवारों की जो किस्मत है, अब देखना होगा कि कितनी जल्दी ये जो खुलती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 5 राज्यों के जो चुनाव थे, क्योंकि शाम 5 बजे तक आज एग्जिट पोल है वो आएगा। लेकिन उसमें अब देखना होगा कि आखिरकार जिस तरीके से राजस्थान को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद अब तेलंगाना का जो नंबर आया था, खुद कल तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यही बातें कह रहे थे कि आखिरकार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्य करी है, उसमें जो है पार्टियों की तरफ जो है कार्य करने का जो काम किया है, सभी अपने प्रत्याशियों के लिए वोटों के जो उम्मीदवार थे उनके जो वोट मांगने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से तेलंगाना में वोटिंग हो रही है, 119 सीटों पर 2300 जो उम्मीदवार हैं उनकी जो किस्मत है वो चमकने का जो कार्य करते हैं। क्योंकि देखना पड़ता है कि लगातार जिस तरीके से कहीं कांग्रेस ने भी जो है अपनी बाजी मारी थी, उधर भारतीय जनता पार्टी भी अपने वोटरों को लुभाने के लिए पूरा तरीके से प्रयास कर रही है। ना सिर्फ कांग्रेस बीजेपी बल्कि इस क्षेत्र में एआईएमआईएम भी पूरी कोशिश कर रही है कि इसको साधा जाए। कहाँ स्टैंड करते हुए नजर आ रही है इस वक्त? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसमें टक्कर देखने को मिल रही थी, असुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो भी पूरी तरीके से अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि एआईएम की जो पार्टी है, क्योंकि उन्होंने भी अपने प्रत्याशी हैं वो उतारे हैं, लेकिन उनके लिए उन्होंने वोट मांगे है। सबसे पहले जो वोट डाली है असुद्दीन ओवैसी ने डाली है और कहा है लोगों से जिस तरीके से लोकतंत्र में जो है हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। खुद यहाँ पर जो है वो असुद्दीन ओवैसी जो है लोगों को अपील कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जम के निशाना साधा था, कहा था भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार बनती है तेलंगाना में तो आप लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत ही होगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता था बेरोजगारी की बात कही जा रही है, कहीं रोजगार नहीं मिला है युवाओं को देखते हो। तो असुद्दीन ओवैसी भी खुद जो है निशाना साध रहे थे लगातार। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अपनी मेहनत कर रही थी। तमाम बड़े दिग्गज नेता वहाँ पर स्टार प्रचारक के रूप में जो है वहाँ पर भेजे गए थे। खुद यहाँ पर सचिन पायलट जो राजस्थान के वह उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उससे पहले भी उनसे प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के वो वहाँ पहुँच रहे थे स्टार प्रचारक के रूप में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी खुद अपने पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करके खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वहां पर जाके प्रचार किया है, लगातार वोटों की अपील की है। खुद लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से राम राज्य का काम यहाँ पर किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, खुद यही बातें उन्होंने लगातार तेलंगाना में भी कही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद इन बातों को कह रहे थे। और देखना होगा कि आखिरकार 119 सीटों पर जो है 2300 जो मतदाता हैं
उनको जो लुभाने के लिए, और जो प्रत्याशी हैं 2300 प्रत्याशियों की जो किस्मत है, अब देखना होगा कि आखिरकार किसकी किस्मत इसमें खुलती है, क्योंकि शाम 5 बजे से आज जब एग्जिट पोल आएंगे, उन एग्जिट पोलों में पूरी तरीके से जरिया किया जाएगा कि जिस तरीके से जो है राजस्थान हो या MP हो, कोई सी भी जगह हो जहाँ पर चुनाव हुए हैं, उन चुनावों को होने के बाद लगातार लोगों को अब देखना होगा कि किसकी सरकार यहाँ पर बनने जा रही है। जी नितिन, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे चुनाव डाले जा रहे हैं, वोट कास्ट किए जा रहे हैं? की बात की जाए चुनावों के मुद्दे जो है, सबसे पहले जो है रोजगार की बात की जाए, जो लोग युवा हैं और रोजगार देने की बात कही थी, वहाँ पर जो है तमाम अपने जो रिपोर्ट कार्ड हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या AMA की जो पार्टी है, सुदीन OBC की जो पार्टी है, उन्होंने भी तमाम ऐसे मुद्दे गिनाए हैं कि अब तक जो काम है वो काम कितना किया गया, कौन सी पार्टी ने कितना कार्य किया, कितने लोगों को लुभाने का प्रयास किया गया। कहीं बताया जाता है कि मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम ऐसे नेताओं को भेजा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो कुछ जो है जातियों से भी फर्क पड़ने का जो कार्य है वो करता है। क्योंकि सबसे पहले राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी इसी तरीके का देखा जा रहा था लगातार चुनाव, क्योंकि जाति परसेंटेज को देखे होगी, जिस तरीके से जातियों को लुभाने के लिए ऐसे ऐसे नेताओं को वहां उतारा जा रहा था। क्योंकि रमेश बिधूड़ी जो है खुद गुर्जरों का नेता माने जाते हैं, लेकिन लगातार इसमें जो वो अपने वोटरों को लुभाने के लिए प्रयास कर रहे थे। एक तरफ सचिन पायलट जो है कांग्रेस की तरफ से लुभाने का कार्य कर रहे थे, तो इस तरीकों को देखा जाता है जो वोटर्स हैं उन्हें लुभाने के लिए पूरी तरीके से, जो अलग अलग जातियों के वोटर्स हैं उन वोटरों को लुभाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास किया जाता है। और कहा जाता है कि इस तरीके से जैसे तेलंगाना में चुनाव है 119 सीटों पे, तो वहां पर असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से जो अपना जोर शोर से प्रचार करने में लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर जा रहे हैं, वहां पर प्रचार कर रहे हैं स्टार प्रचारक के रूप में। लेकिन बात की जाए गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने खुद प्रचार किया है, लगातार लोगों से अपील किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए तो आप लोगों को रोजगार और तमाम जो बिजली के मुद्दे हैं, तमाम ऐसे बड़े बड़े मुद्दे यहाँ पर गिनाए हैं जिन मुद्दों से लेकर तेलंगाना हो, तमाम जो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों को देखते हुए भी जो है तमाम ऐसे मुद्दे गिनाए। जिस तरीके से बेरोजगारी सबसे पहले बताई जाती है, युवाओं को रोजगार देने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। कांग्रेस पे भी आरोप उन्होंने लगाया है कि कांग्रेस की सरकार में अब तक किसी को रोजगार नहीं मिला है, ना किसी को कुछ दिया गया है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान थी, तमाम ऐसी जगह सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने यही बात कही है कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार अपनी पूरी तरीके से उम्मीदवारों को उतारा था, उनके लिए अपील कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार यही अपील करती आ रही है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आखिरकार उनको जो रोजगार देने की बात की जाएगी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बिजली हो, पानी जी हो, बिल्कुल। अब देखना होगा शाम 5 5 बजे एग्जिट पोल में क्या कुछ निकल के सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका तमाम जानकारियों के लिए। सलक्यारा से मंगलवार को 41 श्रमिकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बता दें कि जिसकी खुशी में आज देहरादून में इक्कास मनाई गई। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर आज धूमधाम से इक्कास मनाई गई। दीपावली के 17 दिन बाद पहली बार उत्तराखंड में लोक पर्व इक्कास मनाया गया है। इक्कास उत्तराखंड का लोक पर्व है और दीपावली के 11 दिन बाद ही मनाया जाता है। बता दें कि हर साल मुख्यमंत्री आवास में इक्कास लोक पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार उत्तरकाशी के सलक्यारा में 41 मजदूरों के फंसे होने के कारण सीएम धामी ने इक्कास धूमधाम से न मनाने का फैसला लिया था। इक्कास पर सीएम धामी सलक्यारा में ही रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। संस्कृति विभाग के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही शाम 5 बजे से मुख्यमंत्री आवास पर इक्कास लोक पर्व मनाया गया। और उत्तरकाशी में सफल हुए ऑपरेशन जिंदगी के बाद से ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री के नेतृत्व और कर्मठता की हर कोई तारीफ करता नजर आ रहा है। जिस तरीके से हादसे की जगह पर ही मुख्यमंत्री ने अपना कार्यालय बनाकर इस ऑपरेशन पर पल पल निगरानी की और कोशिशों से लेकर जरूरतों तक में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद उनकी लीडरशिप के साथ ही रणनीति, क्षमता और बेहतर सामंजस्य चर्चा का विषय बना हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग हादसे में श्रमिकों को 17 दिन के बाद सकुशल निकलवा देने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी एक बार फिर से पुष्प बनकर उभरे हैं। इस अभियान में
उनकी सूझबूझ, केंद्र से बेहतर तालमेल, अधिकारियों से लगातार संपर्क ने ये साबित कर दिया कि धामी कुशल राजनेता के साथ बेहतर रणनीतिकार भी हैं, जो जानते हैं कि बड़ी से बड़ी चुनौती से कैसे पार पाया जा सकता है। इस हादसे का पता चलते ही मुख्यमंत्री अपनी अधिकारियों की मीटिंग बुलाते थे और तत्काल रेस्क्यू के निर्देश देते थे। मुख्यमंत्री धामी पीएमओ से लेकर तमाम मंत्रालयों के साथ पूरे संपर्क में थे। चुनावों में व्यस्तता के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी इस घटना को गंभीरता से ले रहे थे और पीएमओ को इस घटना को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर लेने को कहा गया था। मुख्यमंत्री धामी मौके पर पहुंचकर परिस्थितियों का खुद जायजा लेते, थोड़ा चिंतित दिखते, मगर उन्हें आभास था कि मौके पर हौसला अफजाई और बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत सबसे ज्यादा है। उत्तरकाशी से देहरादून लौटते लौटते मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश देते सिलक्यारी टनल के पास ही अस्थायी मुख्यमंत्री कार्यालय तक बना दिया गया, यानी सीएम का खुद का कैंप। कुछ अधिकारियों की राय थी कि देहरादून से ही राहत कार्य को मॉनिटरिंग किया जा सकता है, मगर संघर्षों से तपे और कठिनाइयों से पार पाकर सीएम बने धामी ने अपने फैसले पर अड़िग रहना ही बेहतर समझा। धामी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हादसे वाली जगह के पास ही अपना सीएम कार्यालय बना लिया और वहीं से ही पूरी मॉनिटरिंग की और पूरे उत्तराखंड का काम भी संभाला। वहीं इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़े उतार चढ़ाव आए। कई बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स की जरूरत महसूस हुई। प्रधानमंत्री मोदी, जो कि 2 से 3 बार रोज मुख्यमंत्री धामी से संपर्क में रहते थे, हर मौके पर साथ खड़े होने का जिक्र करते थे। लग रहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द पूरा हो जाएगा, मगर उम्मीदों की राह बनती मशीन फेल हो जाती थी। लेकिन एक सच्चे लीडर की तरह हौसला बढ़ाते मुख्यमंत्री धामी ने टीम से कहा कि हमें डटा रहना है और सफल ही होना है। हादसे के 17 दिन बीत रहे थे, मगर वो दिन आ ही गया जिसका बेसब्री से पूरा देश इंतजार कर रहा था। 28 नवंबर को ये खबर आई कि अब ज्यादा इंतजार नहीं, सभी 41 श्रमिक देखते ही देखते बाहर निकल आए। एक एक श्रमिक के टनल से बाहर निकलने पर खुद मुख्यमंत्री ने पूरी आत्मीयता के साथ उन्हें गले लगाया, उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अंधेरी सुरंग से निकाले गए इन श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए का आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। साथ ही 1 महीने की छुट्टी, उनके घर तक पहुंचने की व्यवस्था। इस पूरे अभियान में धामी एक बार फिर से पुष्प बनकर उभरे हैं। साथ ही धामी ने यह भी साबित कर दिया कि कुशल राजनेता के साथ वो एक बेहतर संवेदनशील टीम लीडर बनकर उभरे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि एक कुशल राजनेता के तौर पर है, लेकिन जिस तरह सिलक्यारा में वो ग्राउंड जीरो पर उतरे और खुद रेस्क्यू की कमान संभाली, इसके साथ साथ वो केंद्र से भी लगातार संपर्क करते रहे और जो मजदूर फंसे हुए थे उनके परिवारजनों से भी बातचीत कर उनको ढाढ़स बनाते रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री की छवि एक कुशल और सादगीपूर्ण के साथ साथ संवेदनशील नेता के तौर पर भी उभरी है। और उत्तरकाशी के टनल में फंसे श्रमिकों में लखीमपुर खीरी के श्रमिक मंजीत के घर वापसी की खबर मिलते ही थाना सिंगाही क्षेत्र के अंतर्गत गांव भैरमपुर में खुशी की लहर देखने को मिली। बता दें कि मंजीत के घर बधाई देने वालों का तांता लग रहा था, साथ ही मीडिया का भी जमावड़ा देखने को मिला। वहीं मंजीत की मां ने उत्तराखंड सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। मंजीत के परिवार का कहना है कि मंजीत के घर वापसी पर हम लोग दीपावली मनाएंगे, पटाखे चलाएंगे। मंजीत के घर स्कूल के बच्चे भी पहुंचे, जहां बच्चों ने जंगल मंगल भारत माता की जय के जयकारे लगाए। के जो भैरमपुर गांव है, जो मंजीत का गांव है, जो टनल में 17 दिन के बाद 18वें दिन जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन द्वारा निकाला गया है, वही जो मंजीत जिस स्कूल में पढ़ा था वहां बेसिक स्कूल के जो बच्चे आए हुए हैं, मंजीत के घर आए हुए हैं। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि जिस तरीके से जो भैरमपुर स्कूल में आप लोग पढ़ते थे, स्कूल विद्यालय के बच्चे हैं, जिसमें मंजीत भी पढ़ा था कभी, तो आप लोग आज आए हैं और कैसे पता चला कि मंजीत सुखसल निकाल लिया गया, क्या कहेंगे? मोबाइल में देखे थे। क्या नाम है आपका?
सोनम। सोनम, अब इसी गांव में के रहने वाली बेटा? यस सर। अच्छा, मंजीत जो है, मंजीत के घर पे आए हैं आप लोग देखने कि मंजीत आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अच्छा, तो मंजीत को जानते हैं आप लोग? यस सर। मंजीत कैसा, मतलब कहाँ गए थे, क्या हो गया? उत्तरकाशी में गए थे। उत्तरकाशी में फंस गए थे, निकाल लिया गया है सकुशल? यस सर। तो क्या कहेंगे, किसको बधाई देंगे, क्या संदेश देंगे? उनको ही बधाई देंगे। देखिए, जो स्कूल, बेसिक स्कूल के जो बच्चे आए थे वो भी एक तरीके से बधाई दे रहे हैं और उत्तराखंड सरकार को दे रहे हैं, पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि इसी स्कूल, हम मंजीत को देख, भाई है मंजीत हमारा, जिस तरीके से गायब हुआ था तो हम लोग भी बहुत परेशान थे। लखीमपुर से इंडिया वाइस से रामजी सिंह। और यूपी विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा सुप्रीमो के बीच वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिला, तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी सपा सुप्रीमो ने नसीहत दी, जिसके बाद ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर तंज कसते हुए विपक्ष को डिरेल बता डाला। चतुर्मुखी विकास के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है और पूरक बजट के माध्यम से हम अपनी अधूरी परियोजनाओं को शीघ्र समय से पूरा करेंगे। सर, विपक्ष कह रहा है कि अभी पहले की बजट पास विपक्ष बुरी तरह से डिरेल्ड है और उनको पूरे संसदीय इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। उनके डीएनए में गुंडई अराजकता है, विधायी सिस्टम की ही जानकारी उन्हें नहीं। केवल लखनऊ नहीं, दिल्ली और बड़े बड़े महानगरों में भी ये बड़े बड़े प्रचार के होर्डिंग लगे हैं कि इतने हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। अगर सूचनाएं जो मिल रही हैं और डेंगू जैसी बीमारी का जो सरकार इलाज ना करा पा रही हो, वो सपना देख रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और डेंगू सामान्य बीमारी है, किस ऐसी है बीमारी जिसका इलाज नहीं है, ये तो सरकार बताएगी। अंतर विभागीय समन्वय से संचारी रोग नियंत्रण के लिए, आपने केवल डेंगू की बात की है, जब वेक्टर बॉर्न डिजीज की हम बात करते हैं तो केवल डेंगू उसमें नहीं आता है। वर्मा जी, आप तो चिकित्सा शिक्षा के मंत्री रहे हैं ना, तो केवल डेंगू नहीं आता उसमें, मलेरिया भी है, चिकुनगुनिया भी है, कालाजार भी है। इन सभी से संबंधित वेक्टर बॉर्न डिजीज हो या फिर वाटर बॉर्न, जल जनित हो या फिर विषाणु जनित कोई भी बीमारी हो, इनके उपचार के लिए सरकार के स्तर पर एक समन्वित प्रयास किया गया है और उस समन्वित प्रयास को ही हम लोगों ने संचारी रोग नियंत्रण का एक विशेष अभियान, वर्ष में 3 बार चलता है ये कार्यक्रम। आपकी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हुआ, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल के बाद सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल या सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गए और स्ट्रेचर पे पड़ा रहा उनका बेटा, उसकी जान चली गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्या किया? सरकार अगर जिम्मेदारी समझती तो क्या माननीय सदस्यों की कमेटी नहीं बन सकती थी? जो यहां माननीय सदस्य जीते हुए लोग हैं, ये जो सदन में बैठे, क्या इनकी कमेटी बनकर के नहीं देख सकती थी? उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और स्वाभाविक रूप से अलग अलग क्लाइमेटिक जोन होने के नाते अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। जैसे आप ईस्टर्न यूपी से चलकर के नेपाल की तराई से लेकर के सहारनपुर तक देखेंगे तो इंसेफ्लाइटिस से पूरा क्षेत्र प्रभावित था। अगर आप बरेली और बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र को देखेंगे तो ये क्षेत्र मलेरिया से ज्यादा संक्रमित रहता था। वाराणसी से लेकर के प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर होते हुए अगर आप फिरोजाबाद, आगरा तक पहुंचेंगे तो ये पूरा क्षेत्र डेंगू से प्रभावित है। अपने पीक पे जब डेंगू था तो अस्पतालों में एक बेड पर 2-2 मरीज थे, राजधानी में थे। और अगर राजधानी में यह स्थिति है तो दूसरी जगह क्या स्थिति होगी प्रदेश के किस दूसरे कोने में? जो कहां घूमे, कहां जाए मरीज? सरकार बताए कि अगर डेंगू है तो सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं मिला, और सरकारी अस्पताल से अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया तो अनाप शनाप पैसे लेना, कोड में दवा दे देना, उसका लाखों खर्च करा देना, उसके बाद भी नहीं जान बच रही है।
लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जो सदस्य यहां पे प्रश्न उठा रहे थे, अब एक बहुत सीनियर सदस्य हैं, वो तो जब चिल्ला रहे थे तो मुझे उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हो रही थी, रविदास मल्होत्रा जी की। उसको आपने जो बात कही है वह ब्लड ट्रिप नहीं था, उसको प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है ना, प्लेटलेट्स कहते हैं। और वह पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में आज के दिन पे उपलब्ध। और धनबाद में जमीन कारोबारी गोविंदपुर निवासी कृष्णा मंडल को अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। बता दें कि आनंद फानन में आसपास के लोगों ने कृष्णा मंडल को घायल अवस्था में एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें दुर्गापुर रेफर कर दिया। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।